हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की, है ना। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसमें भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हम लोग पहले सबसे पहले डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है द फिनोमेना इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला possess either different chemical structures or different spatial arrangements of atoms or groups is called isomerism and such substances are called isomerisms। मतलब बेसिकली कि वो फिनोमिना जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर हो वो अलग हो, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करें, या फिर उनका डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो, या फिर है ना, मतलब कि उनकी ज्योमेट्री अलग हो, वो स्पेस में अरेंजमेंट उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको बेसिकली कहेंगे आइसोमेरिज्म वाला फिनोमिना, है ना। और हमारे ऐसे सब्सटेंसेस को हम आइसोमर्स कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात आती है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है व्हेन टू और मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसेस डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जिनका जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होता है, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये होता है व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो अ डिफरेंस इन देयर आयनाइजेशन बिहेवियर एंड फर्निश डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। द फिनोमेना इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट उनका जो आयनाइजेशन बिहेवियर हो, इसका मतलब जब उनको हम सॉल्यूशन में डालें तो अलग अलग टाइप के आयंस फर्निश करें, हम उसको कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास ये आता है COCl और बाहर हमारा SO4 इसमें है, और इसमें COSO4 अंदर है और Cl बाहर है, NH3 इधर एज इट इज है ना। इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें फर्क क्या है, SO4 बाहर है, Cl अंदर है, इसमें Cl बाहर है, SO4 अंदर है। तो अब मान लो की बात, अगर हम लोग इसको आयनाइज कराएंगे तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से CO, है ना, Cl NH3 प्लस, है ना, इधर आ जाएगा हम लोग का क्या 2 प्लस, और इधर आ जाएगा हम लोग का SO4 2 माइनस, है ना। और इसको हम लोग करा लिया अगर आयनाइज, तो ये हमारा क्या बन जाएगा COSO4 NH3 ना, प्लस और प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों को अगर टेस्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे बेसिकली BaCl2। इसमें अगर हम BaCl2 डाल देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, BaCl2 में SO4 जो होगा Cl को रिप्लेस कर देगा, हमें मिल जाएगा BaSO4, है ना। BaSO4 यानी कि वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4। और अगर हम लोगों को Cl का टेस्ट करना हो तो हम लोग क्या डाल देंगे, AgNO3 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AgCl। और AgCl का वाइड प्रेसिपिटेट होता है ना, इसका भी वाइड प्रेसिपिटेट होता है और इसका भी वाइड प्रेसिपिटेट होता है। ये दोनों इंडिविजुअल टेस्ट है। अब मान लो की बात, यहाँ Cl की जगह अगर Br होता, है ना, ऐसे हमारा Br होगा, यहाँ पर भी Br होता, है ना, कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी Br है ना, और कहाँ पर है, और हमारा यहाँ पर Br हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर AgNO3 अगर हम लेते तो हमारा बनता क्या बनता, AgBr बनता। और AgBr का होता है लाइट येलो प्रेसिपिटेट, कलर्स याद रखने हैं। एंड क्या हमारा प्रेसिपिटेट कौन देता है, ये भी याद रखना है ना। तो हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे डिफरेंट आयंस बनते हैं एंड वो अपने अपने इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, AgBr का वो ये लाइट येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट आयंस हमें मिलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बेसिकली होता है द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट बोथ एज लिगेंड्स एज वेल एज सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वे लिगेंड्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, है ना। तो व्हेन टू कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन दिस एस्पेक्ट दे एग्जिबिट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि अगर हमारे वाटर वाला जो पार्ट है वो लिगेंड की तरह भी एक्ट करे और हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी एक्ट कर सकता है, और इस तरीके
तरीके में डिफरेंस कुछ आ जाए तो हम उसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पर हमारे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 6 के 6 लिगेंड हैं। यहाँ अगर हमारे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 5 लिगेंड्स हैं और एक हमारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पर भी 6 हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हमारे लिगेंड हैं और 2 हमारे क्या हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इन सबका कलर भी अलग अलग होता है, तो हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ध्यान देना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों में सेम रहा है, 4 2 6 5 1 6 और 6, है ना। कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहा है। एंड बस बाहर हम लोग का हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ बढ़े हैं या फिर चेंज हुए हैं ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म की। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली हमारे एम्बिडेंट्स शो करते हैं। एम्बिडेंट्स मतलब बेसिकली वो वाले एटम्स जिनके पास दो साइड्स होती हैं, किसकी मतलब वो हमारे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही साइड डोनेट कर सकती है। जैसे NO2 में इस बार N हमारा डोनेट करेगा और ONO लिखेंगे तो इस बार हमारा O डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें डेफिनेशन क्या कहती है, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द लिगेंड्स हैव टू डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल आयन। दो अवेलेबल होते हैं, है ना, अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ करेंगे, एक बार में एक करेगा, है ना। इस बार NO करेगा, इस बार O करेगा, है ना, लेकिन इधर कर दो सकते हैं, है ना। तो दैट इज लिगेंड्स आर एम्बिडेंट, है ना। इन वन आइसोमर वन डोनर एटम ऑफ द लिगेंड कोऑर्डिनेट्स विद द सेंट्रल मेटल एटम व्हाइल द अदर आइसोमर द सेकंड डोनर एटम कोऑर्डिनेट्स विद द मेटल एटम, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, NO2 माइनस आयन बोथ N एंड O एटम्स कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम, है ना। N भी कर सकता है, O भी कर सकता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, अब ये वाला जो होता है ये हमारा होता है येलो ब्राउन कलर का, येलो ब्राउन कलर का, है ना। और ये हमारा होता है रेड कलर का, है ना। और क्या फर्क होता है इसमें, देखो मतलब आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो इसमें फर्क भी होता है। ये येलो ब्राउन कलर का है, ये वाला रेड कलर का है हमारा स्ट्रक्चर, है ना। और क्या फर्क होता है, और बेसिकली फर्क है कि इसका एसिड के टूवर्ड्स भी जो होता है बिहेवियर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, ये वाला जो होता है येलो ब्राउन कलर में होता है और ये स्टेबल होता है एसिड में, है ना, स्टेबल टूवर्ड्स एसिड, ये एसिड के टूवर्ड्स स्टेबल होता है ना। और ये जो होता है ये इजीली डिकम्पोज कर जाता है, इजीली डिकम्पोज्ड बाय एसिड्स, है ना, इजीली डिकम्पोज्ड बाय एसिड, है ना। तो ये वाला हमारा NO2 वाला जो होता है वो स्टेबल होता है और ये वाला हमारा डिकम्पोज कर जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये उसमें दिया है, किसमें क्वेश्चन में दिया है, हमारे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस में इस पे क्वेश्चन दिया है, स्टेबल टुवर्ड्स एसिड एंड इजीली डिकम्पोज टुवर्ड्स एसिड, है ना। ये वाला इस पे क्वेश्चन दिया है ना, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, है ना। फिर और क्या ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे ही हम लोग के और तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला भी जो है SCN माइनस या फिर NCS माइनस, है ना, CN माइनस। इसमें क्या होता है, हमारा कभी C दे सकता है, कभी N भी दे सकता है। इसमें देखो हमारा S देगा, इसमें हमारा N दे सकता है, डोनर एटम, है ना, ये हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली एम्बिडेंट शो करते हैं, जो एक ही स्ट्रक्चर होगा बट अलग अलग एटम्स उनके अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बेसिकली होता है जब हमारा इट इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। मतलब हमारा जो कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है ये पूरा एक हमारा कंपाउंड है, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है ना। वैसे ये भी कॉम्प्लेक्स, वो भी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली द आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स, है ना। ये हमारा पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट है और ये हमारा एनायनिक पार्ट है ना। तो ये CONH36 और ये CrC2O4 थ्राइस, है ना। अब बेसिकली क्या होगा, ये इसका ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में है, ये दोनों क्यों, क्या होगा इसमें, C2O4 होल थ्राइस यहां पर आ गया और NH36 यहां पर चला गया, कुछ इस तरीके से Cr के साथ हमारा चला गया, है ना, क्रोमियम के साथ, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ
साथ हमारा ऑक्सिलेट वाला पार्ट आ गया। तो इस तरीके से ये लिगेंड्स क्या होगा, इंटरचेंज हो गए इसमें। वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से कि NH3 जो है वो किसके साथ चला जाएगा, Pt के साथ, प्लेटिनम के साथ, और Cl किसके साथ चला जाएगा, Cu के साथ, है ना। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें ये नहीं सोचेंगे कि हम लोगों ने Cu और Pt को इंटरचेंज कर दिया। बेसिकली अगर हम लोग इसमें वो निकालें, इस पे चार्ज निकालें, तो Cu पे क्या हो जाएगा, Cu पे होता है 2+, है ना, Cu पे 2+ और NH3 पे 0। Pt पे क्या हो जाएगा, Pt पे होगा हमारा 2+ और Cl पे होता है -1 और 4 Cl है तो -4, तो 2 -4 कितना हो जाएगा, -2, है ना। तो ये वाला +2 और -2 हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे Pt का क्या था, Pt का तो यहाँ पर भी हमारा +2 था, तो +2 यहाँ पर भी रहेगा Pt का, तो +2 यहाँ पर रहेगा, NH3 का 0, तो इसका अभी भी +2 रहेगा। इस वजह से हमारा कैटायनिक पार्ट तो पहले आएगा ना, इस वजह से हम लोगों ने इसको पहले लिखा है ना। और ये क्या है, Cu का +2 है और Cl का -1 और -1 4 टाइम्स, तो 2 -4 ये आ जाएगा -2, कुछ इस तरीके से। इस वजह से हमारा ये वाला पार्ट जो है इस साइड चला गया, है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता है बेसिकली, जिसमें हमारा लिगेंड जो होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम सेम रहता है बट लिगेंड जो होते हैं इंटरचेंज कर जाते हैं ना। तो फुली कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म समझ में आया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है लिगेंड आइसोमेरिज्म की। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोमेरिक फॉर्म, है ना। तो बेसिकली इसमें हमारे जो लिगेंड होता है उसके ही आइसोमर्स होते हैं, यानी कि जैसे ये देखो, ये है हमारा 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, है ना, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, और ये क्या है 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन, है ना। तो ये 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, ये 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन, बेसिकली ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। और इन दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें इसको हम PN कहेंगे, इसको हम TN कहेंगे, तो अगर हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएं तो ओवरऑल सेम ही हमारा तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पार्ट तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज सेम है, बस इनका वही तो अलग है स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ लिख देंगे PN और TN, तो इधर केवल लिगेंड में आपस के आइसोमर्स में फर्क है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं खत्म, है ना। होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, ठीक है। हाँ, तो लेट्स कम टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास बारी आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली होता है कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पेशियल पोजीशंस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के अक्रॉस हमारा जो लिगेंड्स होते हैं वो जो स्पेस में होता है ना, वो कुछ अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। मतलब कभी सिस फॉर्म में मतलब कभी सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, कभी अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, है ना। कुछ इस तरीके से होंगे, सेम ही स्ट्रक्चर सेम रहेगा, है ना, तो बस उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, है ना। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली होता है कि व्हेन सिमिलर की जब हमारे जो इसमें डिवाइड होता है बेसिकली सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। सिस फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब हमारा जो लिगेंड्स होते हैं, है ना, सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम के होते हैं ना। सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड हमारे अगर होंगे क्या, वो इसको क्या कहते हैं, सिमिलर ग्रुप्स, है ना, सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड, तो हमारा कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर हमारे सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड होंगे तो हम उसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर। इसको बेसिकली एग्जांपल से समझते तब बेटर समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या मतलब है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है M, है ना, उसके अराउंड है कितने कितने हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैसे हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप मान लो कि बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसके 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं। 2 अरेंजमेंट कैसे, एक हो सकता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आ जाता है हमारा स्क्वायर, है ना, एक सेकंड, स्क्वायर प्लेनर, है ना। स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरीके से। अब मान लो कि बात स्क्वायर प्लेनर है और हम लोग के पास ये है चार कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लोग क्या बनाते हैं, मान लो सबसे पहले MA4, है ना। हम लोग का जो ये M डिनोट करता है क्या, M डिनोट करता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और A डिनोट करता है हमारा क्या,
लिगेंड है ना, और A4 यानी कि सबसे पहले हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं किस तरीके से हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं, है ना। A4 है यानी कि MA4 बेसिकली ए हम लोग का सेम टाइप का लिगेंड है 4 टाइम्स, है ना। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं क्या NiCO4, है ना, हम लोग ये ले सकते हैं क्या NiCO4, है ना। लेकिन ये हमारा टेट्राहेड्रल होता है शेप में बेसिकली, लेकिन होपफुली मैं बस आइडिया देना चाहता हूं कि अगर हमारा ये जो होना चाहिए 4 हमारे सेम होने चाहिए, क्या सेम होने चाहिए, वो जो हमारे लिगेंड है वो चारों सेम होने चाहिए, है ना। तो ये बात समझे। तो अब इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, अब चलो इसका स्क्वायर प्लेनर शेप बनाते हैं। स्क्वायर प्लेनर शेप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे 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 स्क्वायर, है ना, पूरा ये एक प्लेन में हो जाएगा और एक स्क्वायर में, है ना। अब प्लेन में मतलब एक पूरा प्लेन में और स्क्वायर के 4 साइड कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ कुछ इस तरीके से हम लोग का स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, है ना। ये हम लोग का बीच में है सेंट्रल मेटल एटम और इसके 4 साइड है हमारा क्या, लिगेंड्स, है ना। कुछ इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ, कुछ इस तरीके से हम लोग का लिगेंड्स अरेंज होंगे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये देखो इधर ए ए ए, अगर हमारे पास चारों ए ही हैं यानी कि सेम है, तो बेसिकली इसमें अरेंजमेंट अगर हम लोग किसी का बदल भी दें, जैसे ए और ए को अगर पोजीशन चेंज कर दें तो भी सेम ही रहेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारा MA4 जो है ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता। ठीक है, चलो अब MA4 हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। MA4 के बाद हमारा कॉम्बिनेशन आता है MA3B, है ना। A3B मतलब 3 हमारे सेम होंगे, एक अलग होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक की जगह लगा देते हैं MA3B, है ना, एक की जगह B लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, A और B की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। मतलब अगर हम लोग ऐसे बना दें कुछ इस तरीके से, B इस तरफ को, है ना, और इधर को A, इधर को A और इधर को A, कुछ इस तरह से। अब इधर कुछ फर्क पड़ा, B के अपोजिट में A है, B के बाजू में A है, B के बाजू में A है। इसमें भी देखो तो B के अपोजिट में A है, B के बाजू में A है, B के बाजू में A है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। MA3B हम B हमारा कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर की बात आती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा MA2B2, MA2B2, है ना। तो अब इसमें हमारे पास 2B है, 2A है, 2B है। तो अब इसमें हम लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे और कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब ध्यान से देखो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा कैसे, इसमें B के बाजू में B है और A के बाजू में A है, इसमें B के अपोजिट में B है और A के अपोजिट में A है। तो ये है हमारा सिस फॉर्म, है ना, सेम साइड, है ना, और ये हमारा ट्रांसफॉर्म, कुछ इस तरीके से। ये हमारा सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ इस तरीके से MA2B2 शो कर सकता है और इसके 2 आइसोमर्स होंगे, है ना। ऐसे हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद MA2B2 के बाद किसकी बारी आती है, MA2B2 के बाद बारी आती है बेसिकली हमारे पास MA3B, है ना, MA3B। MA3B तो बेसिकली सेम ही हो जाएगा ना MA3B के बराबर, है ना, क्योंकि उसमें भी तो वही था ना कि 3 हमारे सेम थे, एक अलग था। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, है ना। अगर हम लोग ले लेते हैं MA2B2 के बाद MA2BC, है ना, ये हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा। A2B2 लिया था हम लोगों ने, अब आ जाएगा हम A2BC, कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा या नहीं, तो चेक करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, 2A है ना, 2A है और एक B है, एक C है, तो एक B की जगह C कर देते हैं और एक B की जगह C कर देते हैं। हम देखते हैं कुछ फर्क पड़ा, देखें तो A के बाजू में A है, B के बाजू में C है ना, और A के बाजू में B है और A के बाजू में C है ना। तो हम लोग कह सकते हैं A के बाजू में A, B के बाजू में C। इसमें क्या है, A के अपोजिट में A है और B के अपोजिट में C है। तो हाँ भाई, ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, सिस और ट्रांसफॉर्म में अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो ये भी हमारा तो इसके हमारे क्या हो जाएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सही बात है। MA2BC के बाद अब किसकी बारी आती है, अब MA2BC के बाद हमारे पास बारी आती है बेसिकली MABCD, है ना, MABCD, है ना। अब ध्यान से देखना, ये सबसे अच्छा वाला है। इसमें क्या होगा, MABCD, इधर हम लोगों ने D कर दिया और मान लो बात है इधर D कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, A के बाजू में D है, A के सामने A के बाजू में B है, A के सामने C है। इसमें क्या है, A के सामने D है, A के बाजू में B है, A के बाजू में C है। अब इसमें हम लोग के 3 बन सकते हैं। 3 किस तरीके से बन सकते हैं, ध्यान देना।
ध्यान से देखो तो तीन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं कि इसमें हमारा ए को पकड़ लो, ए की पोजीशन को पकड़ लो, है ना, ए की पोजीशन को पकड़ लो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसके सामने बी ले आओ, बी ले आओ और सी और डी को अरेंज कर दो कुछ इस तरीके से, है ना। फिर इसके सामने सी ले आओ और फिर इसके सामने डी ले आओ, तो है ना, एम ए के सामने बी, है ना, ए के सामने बी और सी और डी बाजू में, एम ए के इधर ए के सामने सी, डी और बी बाजू में, इधर ए के सामने डी, बी और सी बाजू में। तो हम लोग के इस तरह से तीन हम लोग के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे एम ए बी सी डी के, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग का इधर होता है। यहाँ पर ए बी सी डी चारों अलग अलग हम लोगों के क्या है, लिगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के अक्रॉस, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया एम ए बी सी डी, जिसमें हम लोग के चारों अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है जिनमें वो होता है, क्या होता है, जो हमारे ये तो हमारे मोनोडेंटेट थे, मोनोडेंटेट थे। अब हम लोग बाइडेंटेट की बात कर लेते हैं। बाइडेंटेट मतलब, है ना, जिनके पास दो वो होते हैं, दो क्या होते हैं हमारे, दो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो अब हम बात कर लेते हैं एम ए टू मतलब हमारा, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन जो होता है वो किस तरीके से होता है, वो हमारा होता है सी एच टू, इधर NH2 और इधर NH2। तो इधर हम लोग के दो N एटम्स ही होते हैं। ये बेसिकली हमारा ए, ये क्या होता है, ये एक ही हमारा एटम है पूरा A2, है ना, और इसमें हमारा एक ही N और N दोनों तरफ से N ही है जो हमारा सेम एटम है, क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनर एटम बन सकता है ना। तो यहाँ पर सेम ही एटम है, सेम एटम ए, इस वजह से हम लोग ए शो कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिकली ये है हमारा M, इधर एक दो तीन चार, है ना, ये है ए, ये है ए और ये जुड़ा हुआ है, ये है ए, ये है ए और ये जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से, है ना। ए और ए जुड़ा है हम लोग का, अभी जुड़ा था ना CH2 NH2 CH2 NH2, वैसे ही वहां पे NH2 CH2 CH2 NH2, कुछ इस तरीके से ये जुड़े होंगे। अब इसमें अगर पोजीशन चेंज भी कर दोगे, इसको ऐसे पलट दोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सेम ही रहेगा। इस वजह से हमारा MAA2 हम लोग का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब इसके बाद किसकी बारी आती है, इसके बाद हमारी बारी आती है, इसको हटा दो, क्योंकि अब इसको हटाएंगे तो हमारे पास AA2 की जगह हम लोग के पास आ जाएगा क्या, हम लोग के पास आ जाएगा AA और B2, क्योंकि हम लोग के पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा ना, कि एक हम लोग का, एक हम लोगों ने पहले क्या लिए थे, दो लिए थे, अब हम लोग सिर्फ एक ले लेंगे और एक ले लेंगे, और इस साइड हम लोग दो भी ले लेते हैं, है ना। मान लो इधर हम लोगों ने क्या लिया, दो बी ले लिए, दो हम लोगों ने मोनोडेंटेट ले लिए, कुछ इस तरीके से, है ना। अब दो हम लोगों ने मोनोडेंटेट ले लिए, अब हम लोगों ने बी और बी की पोजीशन इंटरचेंज करी, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई, यहाँ पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का वो सेम रहेगा, क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 रहेगा, है ना। अब B2 की बात हम लोग कर लेते हैं BC, है ना, BC। तो अगर हम BC रखेंगे तो अब इधर भी B, इधर एक तरफ B एक तरफ C। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग B और C के पोजीशन इंटरचेंज कर दे, कुछ फर्क पड़ेगा, कहोगे भैया हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, मैंने कहा नहीं भाई नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो इधर क्या है, इस A के बाजू में B, इस A के सामने C, है ना, और इस A के बाजू में C और A के सामने B। अब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इस A के बाजू में C और A के सामने, मतलब कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, इधर है A, इधर है A, है ना, ये है C, ये है B, क्या फर्क पड़ गया, देखो, A के बाजू में B, A के सामने C, A के बाजू में C, A के सामने B, A के बाजू में C, A के सामने B, A के बाजू में B, A के सामने C, कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम ही है ना। तो यहाँ पर ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है कोई एक ऐसा वो लिगेंड जिसमें हमारे पास वो अलग अलग हो, क्या अलग अलग हो, AB2, जिसमें मतलब जो हमारे दोनों डोनर एटम्स हो वो दोनों अलग अलग हो। जैसे कि अगर हम लोग ये ले लें, क्या, NH2, है ना, इसको हम लोगों ने CH3 नहीं, CH2COO माइनस, कुछ इस तरीके से कोई तो था, है ना। इसमें N है एटम और ये O है, तो इसमें दोनों अलग अलग हैं हमारे डोनर एटम्स, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारा ये बन जाएगा। अब इसको हम लोग बना के देख लेते हैं, है ना। इधर बनाते हैं M, ये है हमारा A, ये है हमारा B, इसको हम लोग जोड़ दो AB, है ना। और इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम लोग A और B इसको जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद इधर बना लेंगे A, इधर B,
इधर बी और इधर ए, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, ए के बाजू में ए के सामने बी के बाजू में बी, है ना। इधर क्या है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, है ना। तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। MAB2 हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जिसमें हमारा ए बी जो है अलग अलग डोनर एटम्स है, एक ही हमारा क्या है, एक ही हमारा मॉलिक्यूल है ना। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है किसकी, MAB2 के बाद हमारे पास बारी आती है सिंपली MABC2। यानी कि हम लोग यहां पर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, तो कुछ फर्क पड़ेगा। ध्यान से देखो, ए के बाजू में सी, ए के सामने सी, ए के बाजू में सी, ए के सामने सी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिल्कुल जीरो है ना। अब इसके बाद हम लोग के पास किसकी बारी आती है, MABCD की। MABCD, अब इसमें हम लोग डी बना देते हैं, है ना, ये, और इधर हम लोग डी बना देते हैं। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ भाई पड़ जाएगा। क्यों, ए के बाजू में सी, ए के सामने डी, ए के बाजू में डी, ए के सामने सी, तो इसके भी हमारे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर में हम लोग सारे कॉम्बिनेशन से चेक कर लिए। अब कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बचा, हम लोगों ने सारे कॉम्बिनेशन इसमें लगा के देख लिए जो स्क्वायर प्लेनर में लग सकते थे, जिसमें हमने मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, सारे सब कुछ लगा के देख लिया, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा वो शो होता है, क्या शो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर में, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है किसकी, टेट्राहेड्रल की, है ना। टेट्राहेड्रल, अब देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं। टेट्राहेड्रल में बेसिकली हमारा ये है मेटल एटम, है ना, इसके यहाँ पे जुड़ा होता है ए, मान लो ए, इधर है बी, इधर को है सी, और इधर को है डी। अब ये चारों जो होते हैं ये आपस में सेम एंगल पे होते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में एंगल सेम है, इसके और इसके बीच में एंगल सेम है, इसके इसके बीच में एंगल सेम है, इधर आपस में एंगल सेम है, इधर आपस में एंगल सेम है। तो सबके बीच में अगर एंगल सेम है तो हम अगर इसी एक को भी अगर पोजीशन चेंज कर देंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तभी एंगल एक दूसरे के बीच में सेम ही रहेगा। तो हमारा टेट्राहेड्रल वाला जो होता है, टेट्राहेड्रल पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है ना। टेट्राहेड्रल एक पूरे सारे के सारे हमारे टेट्राहेड्रल जितने शेप्स होते हैं, कोई भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर वाले हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा किस तरीके से टेट्राहेड्रल में, क्योंकि सबके बीच में एंगल सेम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग तो उनके बीच में आमने इसमें आमने सामने वाला केस ही नहीं बचेगा, सबके बीच में एंगल सेम है। अगर मैंने सी और बी की पोजीशन पलट दी तो ए और सी के बीच में यहाँ पर जो भी एंगल था और ए और बी के बीच में जो भी एंगल था दोनों बराबर था, अगर पोजीशन पलट दी तब भी एंगल सेम ही रहेगा, एंगल सेम ही रहेगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमारा टेट्राहेड्रल वाले में हमारा एंगल चेंज कर मतलब पोजीशन चेंज करने से भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हमारी बारी आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है ऑक्टाहेड्रल की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बेसिकली हमारे पास सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ही शेप होता है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर लेते हैं MA6, है ना, तो इसमें M और कुछ इस तरीके से अरेंज होता है ना। ये मतलब ये होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर था ना, स्क्वायर प्लेनर जैसे अरेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यूं, है ना। ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर वाला हमारा। फिर उसके बाद होगा क्या, फिर उसके बाद हमारा एक यहां जाएगा ऐसे, और एक इधर को नीचे से ऐसे, है ना। तो ये हमारा देखो ये स्क्वायर प्लेनर है, इसको अगर देखो तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर, और इसमें हम लोग अगर ऊपर नीचे लगा दें तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। कुछ इस तरीके का शेप होता है ना, ये ऊपर ये नीचे और ये हमारा स्क्वायर में, है ना। तो ये हमारा शेप है। अब होगा क्या बेसिकली, अब होगा ये कि अगर हम यहाँ पे ए ए ए लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की पोजीशन चेंज करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। A5B की बारी आएगी। अब इसके बाद A5B में भी हम लोग एक लगा देंगे, तो ए के सामने भी, ए के बाजू में भी, ए के इधर भी, ए के बाजू में भी, है ना। तो इधर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बी की पोजीशन चेंज करने से, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर बारी आती है हमारा A4B2। हाँ, अब ये हमारा आइसोमेरिज्म शो करेगा किस तरीके से, ध्यान से देखो। अगर हम बी को इधर रख दें, अब देखो ध्यान से, ये हमारा होता है प्लेन में, है ना, ये प्लेन से ऊपर और ये प्लेन के नीचे। अब मान लो की बात M
इधर हम लोगों ने बनाया कुछ इस तरीके से, इधर हम लोगों ने बनाया क्या, ये है बी, ये है हमारा क्या ए, ये है हमारा क्या फिर से बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा ए, ये है हमारा ए, है ना। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, ये बी ऊपर है और ये वाला बी नीचे है, तो इसके बीच में 180 डिग्री। अब ये बी जो है ये इधर को है और ये वाला बी इधर को है, इसके बीच में 90 डिग्री, क्योंकि 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, तभी 360 पूरा बन जाएगा, है ना। तो इस बी और इस बी के बीच में 90 डिग्री, इस बी और इस बी के बीच में 180 डिग्री। ये हमारा कौन सा, ये हमारा ट्रांस, ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा सिस, है ना। ये हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है, यानी कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा Ma4B2। कुछ इस तरीके से हम लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, Ma3B3, है ना, Ma3B3। तो आप इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें एक बी इधर और लगा देंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। और क्या हो जाएगा, एक बी ऐसे लगा दिया, और क्या करेंगे फिर, बी, है ना, दो 280 पे हैं तीनों आपस में, है ना। और इधर हम लगा दें कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है, Ma3B3, इसमें बेसिकली होगा क्या हमारा, इसमें होगा ये कि ये जो है, ये हमारा पार्ट, ये बी, इसके सामने ये 180 पर, और ये हमारा जो बी है ये वाला, इसके लिए ये वाला 90 पर और ये वाला भी 90 पर, क्योंकि ये तो प्लेन में है ना, और ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये वाला भी 90 पर, ये वाला भी 90 पर, और ये वाला आपस में 180 पर। और इसमें क्या होगा, ये ऊपर है, ये तो ये और ये प्लेन में है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री, ये और ये भी 90 डिग्री, है ना। तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, और यहाँ पर ये और ये 180 डिग्री पर हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिस और ट्रांस वाला काम नहीं आता, यहाँ पर हमारा आ जाता है बेसिकली, इसको हम कहते हैं फेशियल एंड मेरिडियोनल, है ना। मेरिडियोनल एंड फेशियल, इसको हम लोग कौन सा हमारा फेशियल है, कौन सा मेरिडियोनल है। तो बेसिकली ध्यान से देखना, हमारा जो ये वाला पार्ट है, कौन वाला पार्ट है, ये, है ना, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली है हमारा कौन सा, ये है हमारा फेशियल, राइट। हाँ, ये है हमारा फेशियल पार्ट, इसको हम कहेंगे फेशियल, है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें सारे 90 डिग्री पर है ना, इसको हम लोग FAC लिखते हैं, है ना। इसमें सिस और ट्रांस नहीं, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस का गेम ही नहीं बनता है, इसमें तीनों आपस में 90 डिग्री पर है, इस वजह से फेशियल। अगर और यहाँ पर एक पेयर 180 डिग्री पर है और दो पेयर 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं मेरीडोनल, है ना, मेरीडोनल, ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा है MER, हम लोग लिखते हैं इसको, है ना, MER हम लोग लिखते हैं इसको। और ये हमारा फेशियल, ये मेरिडियोनल, Ma3B3 में कुछ इस तरीके से हम लोग का होता है ना। ये कुछ यहाँ पर ऐसे, और इसमें होता है कुछ ऐसे, है ना। इसमें ऐसे होगा ट्रायंगल बनेगा, इसमें कुछ इस तरीके से 90 डिग्री, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आएगा किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में ये वाला पार्ट होता है ना, Ma3B3। फिर उसके बाद इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल बुक में बहुत ज्यादा दिए नहीं है, इसके बाद हम लोग का सीधे एग्जाम्पल दिया है MAA2 और A2 का, है ना, कुछ इस तरीके से, MAA2 और A2, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें AA2 A2, है ना, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, है ना। ये है हमारा M, ऊपर इधर 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 ऐसे। तो अब हमारा AA2, है ना, A A इधर, A A इधर, A और A छोटा वाला A, है ना। और हमारा कौन सा बन जाएगा, और हमारा बनेगा इधर को कुछ इस तरीके से A, है ना। और हमारा बन जाएगा इधर के ये हमारा छोटा। अब देखो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, इसमें हमारा जो ये वाला है मोनोडेंटेट वाला, ये 180 डिग्री पर है, और इसमें मोनोडेंटेट वाला 90 डिग्री पर है। ये प्लेन में है और ये प्लेन के नीचे, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। तो ये 180 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, और ये वाला जो है हम लोग का कौन सा बाइडेंटेट वाला, ये है आमने सामने, है ना। ये है हमारा आमने सामने, और यहाँ पर है किस पे, यहाँ पर है हमारा ओवरऑल 90 डिग्री पर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों का सिस और ट्रांस वाला बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सिस वाला,
और ये हमारा आमने सामने है, तो ये हमारा ट्रांस है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वाला केस हो जाएगा। एंड बुक में केवल इतना ही एग्जांपल्स क्योंकि दिए हैं, तो हमारा इसी के साथ ये नूतन की बात कर रहा हूँ, नूतन वाली बुक में इतने एग्जांपल्स दिए, तो कुछ इसी के साथ हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल वाला केस खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ, है ना। हम लोग का ज्योमेट्रिकल खत्म होगा, अब ऑप्टिकल की बारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब बारी आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली हमारे क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारा जो सिमेट्रिकल, अगर हमारा सिमेट्रिकल होते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, यानी कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मान तो हमारे जो स्क्वायर प्लेनर्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में कुछ इस तरीके से एम, मान लो की बात है ए, इधर है बी, इधर है सी, इधर है डी, है ना। तो एम ए बी सी डी कुछ इस तरीके से हमारे होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। ध्यान से देखो, ये है हमारा, ये है ना, ये एक प्लेन में है। तो अगर हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे आएगी। कैसे, अगर हम इसको ऐसे स्लाइस कर देंगे, ऐसे स्लाइस करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग, तो हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे आएगी। ऐसे ऐसे काटने पर नहीं आएगी, सीधे ऐसे आएगी, ऐसे काटने पर, है ना। तो हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हमेशा आएगी, हमेशा आएगी। इस वजह से ये हमें कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता। हमारे स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर हमारे पास बात आती है टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल बेसिकली कुछ हमारे ऐसे होते हैं, एम ऊपर इको ए, इधर बी, इधर सी, इधर को डी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे कुछ हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं, कुछ नहीं शो कर पाते हैं, है ना। तो हमारे बेसिकली टेट्राहेड्रल में क्या होगा, अगर हमारा इसमें देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, इसमें हम कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो इधर भी है इधर डी है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। कैसे भी काटेंगे हमारा बेसिकली इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, डिपेंडिंग अपॉन। मान लो की बात, हमने कैसे ले लिया, इधर हमने ले लिया ए और इधर भी हमने ले लिया ए। अब अगर हम ऐसे स्लाइस करेंगे, ऐसे स्लाइस करेंगे तो इधर भी ए है, इधर भी ए है, तो इधर हम लोग की प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो डिपेंडिंग अपॉन केसेस हमारा स्क्वायर प्लेनर तो कभी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, टेट्राहेड्रल कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन हमारा कौन सा केस है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आएगा कि ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल केस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कुछ जैसे कि हमारा M A2 B2 C2, इसमें हमारा कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। ऐसे काटेंगे तब भी इधर इधर अलग, ऐसे काटेंगे तब भी इधर इधर अलग, है ना, ऐसे काटेंगे तब भी इधर इधर अलग, है ना। इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो POS कहीं पर भी नहीं आएगा हमारा। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो अगर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, है ना। तो कुछ हमारे ये वाले एग्जांपल्स है जिसमें हमारा बेसिकली क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। हमारे मोनोडेंटेट लिगैंड्स है ना, मोनोडेंटेट लिगैंड्स के कुछ एग्जांपल जिसमें हमारा क्या होगा, हमारा बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव शो होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमारे बात आते हैं बाइडेंटेट किलेटिंग लिगैंड्स, है ना। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ किलेटिंग लिगैंड्स। इसमें जैसे कि अगर हम लोग सिमेट्री निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमारा प्लेन सिमेट्री फिर से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे काटेंगे तो इधर वाला पार्ट अलग, क्योंकि इधर इधर कैलेशन है और इधर ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन नहीं है ना, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है, ये वाला और ये वाला है। फिर उसके बाद हम ऐसे भी काटेंगे तब भी हमारा वो नहीं आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि हम लोग ऐसे काटेंगे तब भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। कैसे भी काट लो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा MAA2 AB वाले केस में, है ना। तो ये किलेटिंग लिगैंड्स के कुछ एग्जांपल जिसमें हमारा सिमेट्री नहीं आएगा, तो ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर सिमेट्री आ जाता प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की किस तरीके से इसमें हम लोग चेक करते हैं, हमारा क्या चेक करते हैं कि किस तरीके से कौन से हमारे सिमेट्रिक है, कौन से सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो होपफुली हमारा इसी के साथ लेक्चर ये वाला खत्म होता है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे तब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर चला जाए, फिर बाय बाय, ठीक है।